तो है फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो आपका होने वाला है महर्षि दयानंद सरस्वती एमडीएसयू के लिए बीए सेमेस्टर सेकंड के लिए भूगोल का, जिसका पेपर आपका 27 तारीख को मतलब कल होने वाला है। जिसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न देने वाला हूँ जिसमें से आपके बाहर नहीं जाने वाला। प्रत्येक इकाई यूनिट में से आपके 10-10 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपने चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप पहला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप देख लिए होंगे, तो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। राजस्थान के प्रमुख भौतिक भूभागों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। ये कुछ इस प्रकार से था ये आपका क्वेश्चन। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर। आप सुनते जाना, मैं पढ़ते जाता हूँ लगातार। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक भूभागों में विभाजित किया जाता है, जो इसकी भौतिक विविधता को दर्शाता है। पहला है पश्चिमी रेतीला मैदान मरुस्थलीय प्रदेश। यह राजस्थान के लगभग 2/3 61.11% को कवर करता है और इसे शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं रेत के टीले, दोहरों, कम वर्षा और खारे पानी की झीलें सांभर है। 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश। यह आपका दूसरा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सॉरी क्या बोलते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ। यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। यह क्षेत्र राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में है। यह खनिज संसाधनों और वनों में समृद्ध है। यह मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह अरावली के पूर्व में स्थित है और मुख्य रूप से चंबल, बनास और माही नदियों द्वारा सिंचित है। यह कृषि की दृष्टि से उपजाऊ है और सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कौन सा? पूर्वी मैदान वाला। चौथा है पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठार। यह मालवा के पठार का हिस्सा है और मुख्य रूप से बोसाल्ट लावा से निर्मित है। यहाँ काली और कछारी मिट्टी पाई जाती है, जो कपास और अन्य नकदी फसलों के लिए उपयुक्त है। इस प्रदेश में चंबल नदी घाटियां और बीहड़ भूमि महत्वपूर्ण है। इन भौतिक भूभागों ने राजस्थान के जलवायु, वनस्पति और पर्यटन और जनसंख्या विवरण को गहराई से प्रभावित किया है। यह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और इसके प्रमुख जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये था आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से। तो शुरू करते हैं इसका उत्तर। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में इसकी अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और दिशा और धरातलीय स्वरूप है। फर्स्ट, अक्षांशीय स्थिति। कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से गुजरती है। दूसरा, समुद्र तल से दूरी। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र से काफी दूर है, जिसके कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड पाई जाती है। तीसरा, अरावली स्थिति। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के लगभग समांतर है, इसलिए ये हवाएं बिना वर्षा किए निकल जाती है, जिससे राज्य का पश्चिमी भाग शुष्क रह जाता है। आपका चौथा है धरातलीय स्वरूप। पश्चिमी मरुस्थल रेत से बना है, जो तेजी से गर्म और ठंडा होता है। जलवायु वर्गीकरण के तहत सामान्य रूप से इसे 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है। अत्यधिक शुष्क मरुस्थलीय, जैसे जैसलमेर का। शुष्क अर्ध शुष्क स्टेपी ये वनस्पति, जैसे जोधपुर। अर्ध शुष्क या उपोष्ण, जैसे जयपुर। आर्द्र, जैसे भरतपुर। और अति आर्द्र, जैसे झालावाड़ और माउंट आबू। यह था आपका दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की जल निकासी प्रणाली अपवाह तंत्र का विस्तृत वर्णन करते हुए आंतरिक अपवाह तंत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राजस्थान की जल निकासी प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है।
अरब सागर का अपवा तंत्र 20%, इसमें माही और लूनी जैसी नदियां शामिल है। लूनी पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, इनमें से चंबल, बनास और बाणगंगा नदियां शामिल है। यह बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र था, जिनमें तंत्र सबसे महत्वपूर्ण और 12 मासी नदी है। तीसरा, आंतरिक अपवा तंत्र 56% है। राजस्थान के अपवा तंत्र का यह सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह नदियां किसी भी समुद्र तक नहीं पहुंचती है और या तो रेत में विलुप्त हो जाती है, किसी झील में मिल जाती है। इस तंत्र की प्रमुख नदियां घग्गर, प्राचीन सरस्वती का अवशेष है, कांतली, साबी, रूपारेल है। आंतरिक अपवा तंत्र का प्रभुत्व राज्य के शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु का स्पष्ट प्रमाण है। यह स्थलीय जल स्रोतों और झीलों जैसे सांभर डीडवाना के लिए महत्वपूर्ण है। आपका चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के प्रकार और उनके विवरण का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के उपाय भी चर्चा करिए। तो यह आपका उत्तर है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप, जलवायु और वनस्पति के विभिन्न कारण कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। प्रमुख प्रकार रेतीली मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। लाल पीली मृदा अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। कछारी जलोढ़ मृदा भरतपुर, जयपुर में पाई जाती है, जो सबसे उपजाऊ है। काली मृदा रेगूर, हाड़ौती पठार, कोटा, झालावाड़ में पाई जाती है, जो कपास के लिए आदर्श है। लाल लोमी मृदा दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। यहाँ मृदा अपरदन राजस्थान के मुख्य समस्याएं हैं, है ना। जल अपरदन चंबल बीहड़ है। नियंत्रण के उपाय, वृक्षारोपण, सीढ़ीदार खेती, नियंत्रित चराई, बांधों का निर्माण, मेड़बंदी और फसल चक्रण अपनाना। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। चलो पांचवें क्वेश्चन में चलते। राजस्थान के संदर्भ में वनस्पति के प्रकार और उनके वितरण का वर्णन कीजिए। राज्य में वन संरक्षण के लिए किए रहे प्रयासों पर प्रकाश डालिए। राजस्थान की वनस्पति मुख्यतः वर्षा की मात्रा से नियंत्रित होती है। वनों को मुख्य रूप से निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, झाड़ियां। ये पश्चिमी राजस्थान 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा में पाए जाते हैं। प्रमुख प्रजातियां केजड़ी, बबूल और केर। शुष्क पर्णपाती वन, ये मध्य और पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। प्रमुख पेड़ थोक, साल और सागवान, जो ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यह केवल माउंट आबू जैसे उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वन संरक्षण के प्रयास, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर सरिस्का और वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम और विश्नोई समुदाय द्वारा ऐतिहासिक संरक्षण भूमिका है। आपका छठा क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक विस्तार और भूवैज्ञानिक संरचना पर टिप्पणी लिखिए या विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर है स्थान और विवरण। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी में 28 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 342,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमा 5 भारतीय राज्यों और पाकिस्तान के साथ लगती है। भूवैज्ञानिक संरचना, राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो प्रीकैम्बियम युग की है। पश्चिमी मरुस्थलीय मुख्य रूप से टर्शियरी और क्वार्टरनरी युग की नवीनतम तलछटी चट्टानों से ढका हुआ है। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र क्रिटेशियस युग के दक्कन ट्रेम बोसाल्ट लावा से बना है।
यह संरचनाएं राज्य में खनिज विवरण जैसे अरावली में तांबा, सीसा, जस्ता और जल संसाधनों को नियंत्रित करती है। आपका 7वां क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि उपयोग के प्रमुख पैटर्न की विशेषताएं कीजिए, विवेचना कीजिए, कृषि भूमि और आकृति भूमि के अनुपात पर प्रकाश डालिए। राजस्थान में भूमि उपयोग का पैटर्न, ये मैं उत्तर में पढ़ रहा हूँ। राजस्थान में भूमि उपयोग का पैटर्न इसकी जलवायु, स्थलाकृति और जनसंख्या घनत्व से अत्यधिक प्रभावित है ना। ये इतना मैंने पढ़ लिया। प्रमुख श्रेणियां, शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 75% है, सॉरी 70, ये क्या है, सॉरी 50% है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, आप इसको 50% कर लेना, याद रख लेना, ये PDF में भी हो जाएगा। जो वर्षा पर अत्यधिक निर्भर करता है। दूसरा, वन क्षेत्र लगभग 9 से 10% है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य को काफी कम है। प्रतिभूमि, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाली छोड़ी गई भूमि। चौथा, आकृति उपयोग के लिए भूमि, इसमें बस्तियां, सड़कें और उद्योग शामिल है, जिसका विस्तार शहरीकरण के साथ बढ़ रहा है। पांचवा, बंजर और अयोग्य भूमि। रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र कृषि भूमि का अनुपात अधिक होने के बावजूद अत्यधिक चराई और अवैज्ञानिक कृषि के कारण भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। भूमि उपयोग के पैटर्न को बदलने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और मरुस्थलीकरण को रोकने की आवश्यकता है। 8वां क्वेश्चन देखो, सांबर और अन्य प्रमुख खारे पानी की झीलों के निर्माण और उनके आर्थिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यह आपका 8वां क्वेश्चन है। खारे पानी की झीलें मुख्य रूप से आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित है और पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर में पाई जाती है। निर्माण के सिद्धांत, वाष्पीकरण, नदियों द्वारा लाए गए नमक का उच्च वाष्पीकरण दर के कारण जमाव। दूसरा है प्राचीन महासागर का अवशेष, 33 महासागर के अवशेष होने की भूवैज्ञानिक मान्यता। सांबर झील, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो जयपुर, नागौर और अजमेर के बीच है। आर्थिक महत्व, नमक उत्पादन, सांबर आर्थिक महत्व देखना, नमक उत्पादन है सांबर। भारत का लगभग 8% नमक डीडवाना, पचपदरा और लूणकरण जैसी, ये 3 है, डीडवाना, पचपदरा और लूणकरण जैसी झीलें नमक का प्रमुख स्रोत है। पर्यटन, झीलें प्रवासी पक्षियों जैसे को आकर्षित करती है। खनिज और झीलों में सोडियम सल्फेट और अन्य रसायन भी प्रभावित किए जा सकते हैं, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है 9वां। तो 9वें क्वेश्चन में क्या है, राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना का महत्व बताइए। यह क्या है, महत्व बताइए। परियोजना राज्य के लिए किस प्रकार वरदान सिद्ध हुई है, किस प्रकार से वरदान सिद्ध हुई है, तो इसका उत्तर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जो 1953 में शुरू हुई थी। ये डॉलर का मतलब सन है, इसे सही से याद रख लेना। डॉलर का साइन हो गया है यहाँ पे। वो ये, इसमें 4 प्रमुख बांध, कोटा बैराज और क्या पढ़ लिया, इसमें 4 प्रमुख बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये आपके चारों बांध है। इस डॉलर को हटा देता हूँ। महत्व और लाभ देखो इसके, महत्व और लाभ। सिंचाई, कोटा बैराज से निकाली गई नहरें राजस्थान के बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है, जिसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरा, जल विद्युत उत्पादन, चारों बांधों में जल विद्युत संयंत्र स्थापित है, जो राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं। तीसरा, बाढ़ नियंत्रण, बांधों के निर्माण में चंबल नदी के निचले इलाके में आने वाली
विनाशकारी बाढ़ों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। चौथा है औद्योगिक और पेयजल आपूर्ति। यह परियोजना निश्चित रूप से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में विकास के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। आपका 10वां क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान के जलवायु और अपवाह तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर देखो, जलवायु का प्रभाव। ये पहला है, मरुस्थल का फैलाव रोकना। यह मरुस्थल थार को पूर्वी राजस्थान की ओर फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार का काम करती है। दूसरा है, वर्षा की कमी का कारण। अरावली की दिशा मानसून की हवाओं के लगभग समानांतर है, जिससे यह हवाएं बिना वर्षा किए गुजर जाती है। नतीजतन, ये कुछ नया वर्ड है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के बड़े हिस्से में वर्षा कम होती है। तीसरा है, उच्च वर्षा। उच्च वर्षा के क्षेत्र केवल माउंट आबू जैसे उच्च क्षेत्रों में ही यह प्रभावी होती है, जिसके कारण अधिक वर्षा होती है। अपवाह तंत्र पर प्रभाव। अरावली एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है। भूमि विभाजकता करती है, लेकिन जल विभाजक भी करती है। नदियों का विभाजन। अरावली के पश्चिमी में उत्पन्न होने वाली नदियां जैसे लूनी अरब सागर की ओर बहती है, जबकि पूर्व में उत्पन्न होने वाली नदियां जैसे बनास बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा बनाती है। नदियों का उद्गम। अरावली कई महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। तो यह आपकी दूसरी यूनिट आ गई है। तो आपका समय ऐसे बहुत चला जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उत्तर आप पीडीएफ में से देखकर खुद ही पढ़ लेना, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अब समय बहुत कम है आपके एग्जाम में और अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप इसके उत्तर स्वयं पढ़ लेना। चंबल, माही और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यह आपका प्रश्न है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इसे सही से सेटअप कर देता हूँ, ये कुछ मिस्टेक हो गई, इधर कर देता हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा देखो, चंबल, माही और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और राज्य की अर्थव्यवस्था पर उनके मूल्यांकन कीजिए। ये दूसरा, राजस्थान में पशुधन की स्थिति और उनके आर्थिक महत्व का वर्णन करो। राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन लोहे, तांबा, सीसा, जस्ता के विवरण और खनिज क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। ये चौथा क्वेश्चन। पांचवा, राजस्थान में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के विकास की संभावना और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। छठा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन करते हुए राजस्थान में इस उद्योग के विवरण और समस्याओं पर प्रकाश डालिए। सातवां, राजस्थान के सीमेंट उद्योग की अवस्थित विकास के कारणों और प्रमुख केंद्रों का विश्लेषण कीजिए। आठवां, राजस्थान में अकार्बनिक और जैविक उर्वरक उद्योगों की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। नवा, गन्ना और सरसों कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु और मृदा स्थितियों का वर्णन करते हुए उनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। आपका 10वां, राजस्थान में हाइडल यानी जल विद्युत और थर्मल तापीय ऊर्जा के विवरण और विकास की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। यह आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई। राजस्थान की जनसंख्या, आपका ये थर्ड यूनिट था। तो थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन, राजस्थान की जनसंख्या के विवरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा, राजस्थान में जनसंख्या संरचना, आयु और लिंग अनुपात पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। यह आपका दूसरा क्वेश्चन। या आपके डॉलर जैसे साइन दिख रहे हैं, उसे आप नेग्लेक्ट करो, ये मिसप्रिंट हो गए हैं। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात की विवेचना करते हुए नगरीकरण के कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डालिए। चौथा, राजस्थान बोल दिया, साक्षरता को परिभाषित करते हुए राजस्थान में
साक्षरता की स्थिति, विशेष रूप से महिला साक्षरता के कारणों और सुधार के उपायों पर चर्चा कीजिए। आपके 20 मिनट हो चुके हैं, है ना? तो 20 मिनट में आपने इतना कर लिया होगा। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का विश्लेषण कीजिए और इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन है, भील, गरासिया और मीणा जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। शहरिया और जनजाति की प्रमुख विशेषताओं और उनके सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। नवा, राजस्थान में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों, मेले और त्योहार का सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यह आपका लास्ट का क्वेश्चन है, 30वां या आप 10वां मानो। राजस्थान में जनसंख्या समस्याओं के समाधान में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो यह था आपका आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको इस वीडियो की ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है? तो अपने टेलीग्राम पर मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो जल्दी से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या कुछ कोई भी डिवाइस हो उसमें आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में।